हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अकाउंट, फाइनेंस और एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट आर थिंग्स अ फर्म ओन्स और व्हाट अ फर्म कैन क्लेम फ्रॉम अदर्स। तो ये डिफिनीशन है एसेट्स का। एसेट्स किसको बोलते हैं? वे चीज़ें हैं, एसेट्स वे चीज़ें हैं जो एक फर्म के पास है या एक फर्म दूसरे से दावा कर सकती है। तो असेट्स और लायबिलिटी बहुत नोन टर्म है। अगर कहीं से हमें इनकम आ रही है, इनकम जो जनरेट करने वाले चीज़ होते हैं उसको असेट्स बोलते हैं, और जिसके लिए हमें खर्च करने होते हैं उसको लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो इसका एसेट्स ऑप्शन करेक्ट है। एसेट्स आर थिंग्स अ फर्म ओन्स और व्हाट अ फर्म कैन क्लेम फ्रॉम अदर्स। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर लोकसभा भंग होती है तो सारे मिनिस्टर को अपने अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन डॉट डॉट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 14 डॉक्यूमेंट आर टू बी कंपल्सरी प्रिपेयर्ड, issued और executed in both हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट राजभाषा अधिनियम के सेक्शन 3(3) के अकॉर्डिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 14 दस्तावेज अनिवार्य रूप से तैयार करना, जारी या निष्पादित किए जाने हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड। सेक्शन 3(3) के अकॉर्डिंग 14 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में कंपल्सरली है कि उसको प्रिपेयर किए जाएं, इशू किए जाएं और एग्जीक्यूट किए जाएं। क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है? तो टीबी मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर डॉट डॉट रीट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। तो संविधान में आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर उसके जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होता है, तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ऐसे में फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करने के संदर्भ में 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। उसमें से एक है सर्टियोरी। सर्टियोरेरी का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। तो इसमें हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि अगर आपके पास कोई लंबित मामला है तो उसको आप हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि किस रीट के अकॉर्डिंग। तो सर्टियोरेरी के अकॉर्डिंग द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी। लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी के पास जो पेंडिंग मैटर्स है उसको भेजा जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग नॉन रिफंडेबल पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम ओन कंट्रीब्यूशन एन एनपीएस सब्सक्राइबर मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट हाउ मेनी मंथ्स। तो एनपीएस में अकाउंट में जो हमारा पैसा जमा होता है उसको नॉन रिफंडेबल पार्शियल विड्रॉल के लिए, मतलब जो हम निकाल लें उसको वापस नहीं जमा करना पड़े और अंशतः हम उसको जो निकाल पाएँ, उसके लिए कितने दिन की सर्विस लिमिट है, उतने कम से कम एम्प्लॉय को
36 मंथ वेट करना होगा, मतलब 3 साल सर्विस के बाद ही वो एनपीएस से पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अपने योगदान से गैर वापसी योग्य आंशिक निकासी का लाभ उठाने का पात्र बनने के लिए एक एनपीएस सब्सक्राइबर को कम से कम 36 महीने पूरे करने होंगे। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 36 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट द डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ बजट एस्टिमेट ऑफ रेलवे shall also be part of general budget with effect from। कहने का ये मतलब है कि रेलवे का बजट सामान्य बजट में कब मर्ज हुआ, तो ये मर्ज हुआ था 2017 से 18 में। 2017 से 18 वाले सेशन में रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेड पेंशन ऑफ अ रेलवे सर्वेंट इज स्टोर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ। कम्यूटेड पेंशन होता है जैसे अगर कोई एम्प्लॉय ओपीएस में है, ओल्ड पेंशन स्कीम में है, और उनको पेंशन मिलना है 40,000 रुपये, ठीक है। अगर उनका बेसिक है 80,000 तो 40,000 पेंशन मिलना चाहिए, 50% मिलना चाहिए। तो ये पेंशन 40% ना मिलके कुछ 30,000 मिलेगा, डिपेंड करेगा कि कितना कट रहा है। मतलब जितना 50% बेसिक का मिलना चाहिए उतना पेंशन नहीं मिल के उससे कम बनता है। और ये जो कम किया हुआ अमाउंट है, जैसे 40 के बदले 30 मिला, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ कम मिलेंगे। इसके लिए वो क्या किया है, 40% या जितना भी कम्यूट करवाना है, मैक्सिमम 40% कम्यूट हो सकता है, तो कम्यूट करवाए। मतलब उनको एक मुश्त 12-15 लाख रुपए मिलेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, और अगले 15 साल तक यही कटे हुए पैसे मिलेंगे। उसके बाद 15 साल के बाद ये स्टोर होके बेसिक का 50% पेंशन मिलेगा। तो 15 साल के लिए जो कटौती होती है वो कम्यूटेड पेंशन होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक रेल सेवक की कम्यूटेड पेंशन 15 साल की अवधि के बाद बहाल की जाती है। मतलब कम्यूटेड पेंशन जो है वो 15 साल तक के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद फिर से पेंशन बेसिक का हाफ मिलने लगता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्स्ट वाइल डिमांड नंबर 5 एक्सट्रैक्ट सी पर्टेन टू। ये डिमांड नंबर 5 किससे रिलेटेड है, तो ये है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर। डिमांड नंबर 5 जो है ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर के लिए है। इसके लिए जो भी फंड चाहिए रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर के लिए, लोगों के लिए, वो डिमांड नंबर 5 के अंतर्गत ही बजट में पेश होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगर कोई स्टाफ ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाता है तो फ्रेश ट्रेड टेस्ट के लिए कितने दिन के बाद वो एलिजिबल होगा, रीअपियर होने के लिए कितना टाइम चाहिए उसको। तो 6 महीने पे उसको मौका मिलेगा रीअपियर होने का। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है, द डॉट डॉट इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड एस्टिमेटेड on the basis of previous actual and any other circumstances that may be known or foreseen at that time। तो तुलनात्मक रूप से छोटा है और पिछले वास्तविक और किसी भी अन्य परिस्थिति के आधार पर जो उस समय ज्ञात या पूर्वाभास हो सकता है। ये डिफिनीशन है सन्ड्री रिवेन्यू का। ये सन्ड्री रिवेन्यू का होता है, द सन्ड्री रिवेन्यू इज कंपैरेटिवली स्मॉल, ये छोटा होता है, एंड एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्चुअल,
और कैसे इसको एस्टिमेट करते हैं? प्रीवियस एक्चुअल एंड एनी अदर सर्कमस्टांसेस के आधार पे डेट में बी नोन और फोरसीन एट दैट टाइम। क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ RESS इज, RESS का फुल फॉर्म होता है रेलवे एम्प्लॉयमेंट सेल्फ सर्विस। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर RTI एक्ट आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट डॉट डॉट सेल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट। क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विच कैन बी ग्रांटेड अंडर MACPR। MACP के अंडर कितना फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ग्रांट किए जाते हैं? तो वो 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। RTI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि RTI अधिनियम के अंतर्गत आवेदक से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त करने के उपरांत डॉट डॉट आवेदन को सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डेज। अगर RTI करते हैं तो 30 दिन के अंदर उसका सूचना हमें मिलता है। जब उसको रिक्वेस्ट मिली उससे 30 दिन के अंदर ही रिप्लाई देना होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन है द रेंट रोल्स, वेतन बिल के साथ प्राप्त रेंट रोल को यह देखने के लिए जांचना चाहिए वेतन बिल के साथ रेंट रोल जो आता है उसको क्यों देखना चाहिए, क्यों बारीकी से एक बार उसको ऑब्जर्व करना चाहिए? क्योंकि द अमाउंट ऑफ शोन एज रेंट रिकवरेबल इज करेक्ट, कि वसूली योग्य किराए के रूप में दिखाई गई राशि कितना पैसा वसूल किया है वो सही है कि नहीं, उसके लिए यूज होता है। सेकंड है वसूली वास्तव में वेतन बिल के माध्यम से की गई है, इसको वेरीफाई करने के लिए रेंट रोल को देखना जरूरी है। थर्ड है मुफ्त क्वार्टर का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं दिया गया है जो विशेषाधिकार के हकदार नहीं है। और फोर्थ है ऑल ऑफ द, तो ये ऑल ऑफ द आंसर करेक्ट होगा इसका, क्योंकि रेंट रोल रिसीव्ड विद द पे बिल शुड बी चेक्ड टू सी, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तीनों कंडीशन देखने के लिए हम लोग रेंट रोल्स को चेक करते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन है एज पर स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन डॉट डॉट ऑफ द इनिशियल रिकॉर्ड, मतलब निरीक्षण के दौरान कार्यकारी कार्यालयों के निरीक्षण के दायरे के अनुसार कार्यालय के ओनली अ परसेंटेज, कुछ ही प्रारंभिक रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए। मतलब इनिशियल रिकॉर्ड का कुछ ही परसेंटेज जांच करनी चाहिए। बट द अकाउंट ऑफ कैश वुड बी चेक्ड इन फुल, लेकिन अकाउंट ऑफ कैश वाला जो अकाउंट है उसको पूरा 100% चेक करना चाहिए। तो इसका पहला और दूसरा में होगा ओनली अ परसेंट और दूसरा में फुल। यहाँ होना चाहिए ओनली अ परसेंट और यहाँ फुल। एज पर स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ओनली अ percentage of initial record of the office inspected need to be scrutinized but the account of cash should be checked in full, पूरे के पूरे चेक करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे वाइल इन सर्विस कांट बी मोर देन 60 डेज होगा इसका करेक्ट आंसर, कि सेवा में रहते हुए औसत वेतन छुट्टी सेवा में रहते हुए APL का नकदीकरण 60 दिनों से अधिक नहीं हो सकता और एक बार में 10 दिन का इनकैशमेंट करते हैं, मतलब 6 बार से ज़्यादा लीव को इनकैशमेंट नहीं कर सकते। लीव के बदले पैसे मिलते हैं, 10 छुट्टी बेच सकते हैं। कितनी बार बेच सकते हैं? 6 बार बेच सकते हैं। तो टोटल कितनी छुट्टी हो गई? 60, तो 60 हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ UMID कार्ड इज
उम्मीद कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड होता है इसका मतलब। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 इज यूज्ड फॉर। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 किस लिए यूज होता है? ये होता है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए, सस्पेंशन ख़त्म करने के लिए फॉर्म नंबर 4 यूज होता है। सस्पेंशन के लिए फॉर्म आता है फॉर्म नंबर 1, डिम्ड सस्पेंशन के लिए फॉर्म नंबर 2। डिम्ड सस्पेंशन में क्या होता है कि मान लिया जाता है कि कर्मचारी सस्पेंड है, तो सस्पेंशन के लिए फॉर्म नंबर 1, डिम्ड सस्पेंशन के लिए फॉर्म नंबर 2, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए फॉर्म नंबर 4, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए फॉर्म SF7 रहता है। SF5 मेजर पेनाल्टी है, SF11 माइनर पेनाल्टी है। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर आता है जो याद रखना होता है। तो इस एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि सस्पेंशन जो है वो SF1 में आता है, डिम्ड सस्पेंशन SF2 में आता है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ख़त्म करने वाला सस्पेंशन ये SF4 में आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर SF7 में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। क्वेश्चन है रेल सेवक को किसी भी चल संपत्ति के लेन देन की सूचना सरकार को देनी होगी यदि लेन देन का मूल्य 2 महीने के मूल वेतन से अधिक हो। ऐसा नहीं है कि 5-10 हज़ार रुपये का कुछ खरीद रहे हैं और इसका इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देंगे। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि 2 महीने के मूल वेतन से अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव ऑन एवरेज पे LAP दैट कैन बी इनकैश्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज। 300 से ज़्यादा लीव हम लोग इनकैशमेंट नहीं कर सकते रिटायरमेंट के टाइम में, तो 300 इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब रिटायरमेंट के टाइम में अगर 300 छुट्टियां अवेलेबल है तो उसके बदले पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर 300 से ज़्यादा छुट्टी है 305 310 तो 10 दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ 300 ही दिन के पैसे मिलेंगे। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन है डॉट डॉट शोज द रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस एंड स्टेशन। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो होता है ये दिखाता है कार्यकारी कार्यालयों और स्टेशन के प्रारंभिक अभिलेखों के लेखा परीक्षा के परिणाम को दिखाता है। इतना ज़्यादा हिंदी हो गया कि पता नहीं चला। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट शोज द रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस एंड स्टेशन। एग्जीक्यूटिव ऑफिस और स्टेशन के इनिशियल रिकॉर्ड के ऑडिट का रिजल्ट किस में रहता है? तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में रहता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन है द फॉलोइंग क्वांटिफाइबल बेनिफिट्स आर एक्रूड टू द सोसाइटी ओइंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट। रेलवे प्रोजेक्ट के कारण समाज को क्या क्या फ़ायदे हुए? तो यात्रा के समय की बचत, ये सही है, जल्दी टाइम में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार सृजन, और रेलवे नेटवर्क का डीकंजेशन, ये 3 फायदे हुए हैं। तो चौथा है दिए गए सभी विकल्प सही है, तो चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे फायदे हुए रेलवे प्रोजेक्ट के। क्वेश्चन है ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मॉडर्नाइजिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक इज एलोकेटेड टू। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से लगेगा कि आधुनिकीकरण के लिए सभी व्यय किस में आवंटित किए जाएंगे? तो डेवलपमेंट फंड होना चाहिए या कैपिटल होना चाहिए, लेकिन करेक्ट आंसर होगा डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जो चीज़ें
कुछ हम नया सामान अगर ख़रीदते हैं तो कुछ दिन के बाद एजिंग की वजह से उसके वैल्यू घट जाते हैं, तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए हम कुछ उसमें पैसे लगाते हैं, और वो सारे फंड आते हैं डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड में। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक इज एलोकेटेड टू डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो होता है परसेंटेज ऑफ वर्किंग एक्सपेंस टू अर्निंग, परसेंटेज ऑफ वर्किंग एक्सपेंस टू अर्निंग। अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो उसको उस पर कितने रुपए खर्च करना होता है, मान के चलते कि 98 रुपीज़ हम खर्च करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग रेशियो 98% हो गया। कितने पैसे खर्च किए अपॉन कितने कमाए, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन है रेलवे सर्वेंट सीकिंग VRS फ्रॉम सर्विस शुड बी हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट ... ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। कितने साल सर्विस करने के बाद कोई रेलवे एम्प्लॉय VRS ले सकते हैं? वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेरा 5 साल जॉब का हुआ और हम चाहें तो VRS लेके रिटायर हो जाएं, तो रिटायरमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। कम से कम उसके लिए कंडीशन है कि 20 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। 20 साल कंटिन्यूस सर्विस है उसके बाद ही रिटायरमेंट VRS ले सकते हैं, रिटायरमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल पासेस एडमिसिबल फॉर ईच चाइल्ड ऑफ अ रेलवे सर्वेंट इन अ ईयर। तो एक वर्ष में रेल सेवक के प्रत्येक बच्चे के लिए स्वीकृत पास की संख्या है 3 पूरा सेट या 6 हाफ सेट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन है आर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स विच कांट बी बुक्ड टू फाइनल हेड्स ऑफ अकाउंट फॉर एनी रीजन। किसी भी रीज़न के लिए खाते में अंतिम शीर्ष बुक में बुक नहीं किया जाने वाला जो लेन देन होता है उसको बोलते हैं सस्पेंस हेड। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। सस्पेंस हेड्स आर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स विच कांट बी बुक टू फाइनल हेड्स ऑफ अकाउंट फॉर एनी रीजन। सस्पेंस हेड इसका आंसर है। Question: the final disposal of ... of audit notes and inspection report, whether on account or executive officer, rest with the account officer. तो फाइनल डिस्पोजल ऑफ पार्ट टू ऑफ द ऑडिट नोट का पार्ट 2 एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वेदर ऑन द अकाउंट और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेस्ट विद द अकाउंट ऑफिसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 2। ऑडिट नोट और निरीक्षण रिपोर्ट के पार्ट 2 का अंतिम निपटान चाहे खाते पर हो या कार्यालय पर लेखा अधिकारी के पास होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्क्रूटनी ऑफ प्रपोजल्स रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इज टू। फाइनेंशियल स्क्रूटनी करने का पर्पस होता है कि मैक्सिमम इफ़िशियंसी हो और मिनिमम कॉस्ट पे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। इफ़िशियंसी मैक्सिमम चाहिए लेकिन कॉस्ट उसका मिनिमम चाहिए, इसीलिए फाइनेंशियल स्क्रूटनी की जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन है ज्वाइनिंग टाइम इज़ नॉट टू बी कंबाइंड विथ। ज्वाइनिंग टाइम किसके साथ कंबाइन नहीं होता है? CL के साथ। जनवरी फरवरी मार्च किसी महीने में ज्वाइन कर रहे हैं तो CL जो परमिसिबल है, वर्कशॉप में 8, ओपन लाइन में 10 या जो भी, वो सारे मिलेंगे। तो ज्वाइनिंग टाइम इज़ नॉट टू बी कंबाइंड विथ CL। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर रूल 149 ऑफ ... रूल 149 ये किसका है? ये जनरल फाइनेंस रूल है 2017 का। उसमें लिखा है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विस थ्रू जेम इज़ मैंडेटरी फॉर गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन जेम। जो गुड्स एंड सर्विस जेम पे अवेलेबल है उसको जेम के थ्रू ही प्रोक्योर करेंगे,
ऐसा जनरल फाइनेंशियल रूल में लिखा गया है। ये इसमें रूल नंबर 149 जो कि 2017 में पब्लिश हुआ था, इसमें ऐसा लिखा गया। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन है डॉट डॉट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट फाइनेंशियल कंट्रोल एट द सेम टाइम एन इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टूल। इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टूल। तो ये है बजट। बजट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल का। पार्लियामेंट के थ्रू उसका फाइनेंशियल कंट्रोलिंग होता है बजट के मध्य। बजट क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल एंड द सेम टाइम एन इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टूल भी है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है फॉर ओपन टेंडर for workers invited through e-tendering with normal notice period and having values up to including dot dot can be directly accepted by concerned executive in selection grade या JAG लेवल। तो 50 लाख तक के जो वैल्यू के ई टेंडरिंग होती है उसको JAG ऑफिसर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 50 लाख। क्वेश्चन है डॉट डॉट डेज ऑफ पैटर्निटी लीव कैन बी सैंक्शन टू मेल एम्प्लॉय। मेल एम्प्लॉय को 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है 2 बच्चे के लिए। क्वेश्चन है ऑल आइटम्स इन अ रिपोर्ट हैविंग एन एनुअल यूजेस वैल्यू ऑफ 10,000 से लेके 50,000 के नीचे तक का है आर ऑर्डिनरी वेरीफाइड। साल में एक बार से ज़्यादा क्या करेंगे? वंस इन अ ईयर। साल में एक बार करते हैं इसको वेरीफाई। 10,000 से लेके 50,000 तक के वैल्यू के आइटम को साल में एक बार वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अप्रेजल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर proposal आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, डिस्काउंट कैश फ्लो, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा कि पूंजीगत व्यय प्रस्तावों के मूल्यांकन की अनुपस्थिति। मूल्यांकन की निम्नलिखित आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में प्रयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द प्रोफेशनल हेड ऑफ रेलवे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑन द रेलवे बोर्ड। तो प्रोफेशनल हेड जो होता है रेलवे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का वो होते हैं मेंबर ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या होगा? मेंबर ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन है डॉट डॉट मीन्स फॉर incidental and other expenditure including expenditure on a store which is incurred for the management of an office for the working of establishment। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंटिजेंट एक्सपेंडिचर। आकस्मिक व्यय भी जिसको बोलते हैं एक कार्यालय के प्रबंधन के लिए स्थापना हेतु सभी आकस्मिक एवं अन्य व्यय स्टोर पर व्यक्त करने के लिए खर्च किया जाता है। कंटिजेंसी बोलते हैं उसको, कंटिजेंट एक्सपेंडिचर। और कुछ इमिडिएटली खरीदना है तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड यूज करके खरीदा जा सकता है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है वर्क का डिफिनेशन है। ओरिजिनल वर्क मीन्स ऑल न्यू कंस्ट्रक्शन, साइट्स प्रिपरेशन, एडिशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क, स्पेशल रिपेयर टू न्यूली परचेज्ड प्रीवियसली अबेंडन्ड बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रिमॉडलिंग और रिप्लेसमेंट। ये किसका डिफिनेशन है? वर्क का है। ओरिजिनल वर्क का मतलब हुआ ये। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट।